नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास की उन अहम घटनाओं पर नजर डालेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। जी हाँ, हमारे पास राजस्थान की ऐतिहासिक घटनाएं नाम की किताब के कुछ हिस्से हैं और हमारा मकसद है इन पन्नों से वो खास जानकारी निकालना, उन युद्धों, शासकों और उन ऐतिहासिक मोड़ों को समझना जिन्होंने राजस्थान की कहानी को गढ़ा है। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि ये सिर्फ तथ्यों की लिस्ट ना लगे, बल्कि एक दिलचस्प बातचीत बने। बिल्कुल, कहानी की तरह समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें थोड़ी भावनाएं भी हों, थोड़ी रोचकता भी। बिल्कुल। तो चलिए सफर शुरू करते हैं चौहान वंश के एक कला प्रेमी और विद्वान शासक से, विग्रहराज चतुर्थ, जिन्हें बीसल देल चौहान भी कहते हैं। हाँ, विग्रहराज चतुर्थ 1153 ईस्वी में अजमेर में उन्होंने एक संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। नाम था कंठाभरण पाठशाला। काफी विद्या प्रेमी थे वो। लेकिन फिर हुआ क्या? इतिहास ने करवट ली। जी बिल्कुल। कुछ दशकों बाद मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने उसे तोड़वा दिया और उसी जगह 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। 2.5 दिन का झोपड़ा? ये तो बहुत मशहूर है। हाँ। और कहते हैं ये राजस्थान की पहली मस्जिद थी। 16 खंभों वाली इमारत है। इसके शिल्पकार का नाम भी मिलता है अबू बक्र। और दिलचस्प बात यह है कि यहीं से भारत के शुरुआती फारसी अभिलेख भी मिले हैं। अच्छा, और ये 2.5 दिन नाम क्यों पड़ा? कुछ पता है इसके बारे में? देखिए, इस पर अलग अलग मत है। जॉन मार्शल का मानना था कि शायद ये 2.5 दिन में ही बन गई होगी, इसलिए। 2.5 दिन में इतनी बड़ी इमारत? हाँ, लगता तो नहीं, पर वो ऐसा मानते थे। जबकि कर्नल टॉड, वो इसकी बनावट और मजबूती से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने कहा था कि मैंने इतनी पुरानी और सुरक्षित इमारत नहीं देखी, तो शायद ये पहले से मौजूद किसी संरचना का हिस्सा रहा हो। और यहाँ पंजाब शाह पीर का उर्स भी लगता है ना, वो भी 2.5 दिन का? जी हाँ, पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स भी यहीं लगता है। तो ये नाम शायद उससे भी जुड़ा हो। और विग्रहराज चतुर्थ, वो खुद भी विद्वान थे? हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद संस्कृत में हरि केले नाम का नाटक लिखा था। इसमें शिवजी और अर्जुन के बीच का संवाद है। अच्छा। और सोचिए, उस नाटक की पंक्तियां आज भी एक तो 2.5 दिन के झोपड़े की दीवारों पर खुदी हुई हैं और दूसरी हजारों मील दूर इंग्लैंड के ब्रिस्टल शहर में राजा राममोहन रॉय की समाधि पर। कमाल है, ये तो उनके सांस्कृतिक प्रभाव को दिखाता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं भारतीय इतिहास के एक और बहुत ही चर्चित योद्धा पर, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। 1177 में उनका राज्याभिषेक हुआ और गद्दी पर बैठते ही चुनौतियां शुरू हो गईं। सबसे पहली चुनौती घर से ही? हाँ बिल्कुल, सबसे पहले तो उत्तराधिकार का ही संघर्ष था। 1178 में गुड़गांव का युद्ध हुआ हरियाणा में। ये उनके अपने चचेरे भाई थे, अपर गांगे और नागार्जुन उनके खिलाफ था। वो गद्दी पर दावा कर रहे थे। तो पृथ्वीराज खुद लड़े? नहीं, इस युद्ध का नेतृत्व उनके प्रधानमंत्री कैमास ने किया था और पृथ्वीराज की सेना विजयी रही। ठीक है, फिर 1182 ईस्वी में उन्होंने सतलज प्रदेश की भंडानक जाति का दमन किया। ये एक उपद्रवी जाति मानी जाती थी उस समय, तो राज्य को मजबूत करने के लिए ये जरूरी था। 1182 में ही और भी कुछ हुआ? जी, 1182 में ही एक और महत्वपूर्ण युद्ध हुआ, तुमुल का युद्ध। इसे महोबा का युद्ध भी कहते हैं। महोबा, चंदेल शासकों वाला? हाँ वही। ये चंदेल शासक परमार्दी देव के खिलाफ था और इस युद्ध में परमार्दी देव के 2 बहुत प्रसिद्ध सेनापति थे, आल्हा और उदल। आला उदल? हाँ, इनके किस्से तो आज भी सुने जाते हैं। बिल्कुल। वो दोनों इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। लेकिन युद्ध हुआ क्यों था? वजह ये थी कि परमार्दी देव ने पृथ्वीराज की सेना के कुछ सैनिकों को मार दिया था और उनका सामान लूट लिया था। तो पृथ्वीराज ने बदला लेने के लिए हमला किया। वो जीते और पंजुल राय को महोबा का प्रशासक बना दिया। अच्छा। फिर 1184 में नागौर की लड़ाई। हाँ, 1184 में नागौर की लड़ाई हुई। ये गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय के खिलाफ थी। भीमदेव द्वितीय, ये तो वही है ना जिन्होंने गौली को हराया था? जी हाँ, बिल्कुल वही, जिन्होंने 1178 में मोहम्मद गौरी को हराया था। उन्हीं से पृथ्वीराज की लड़ाई हुई। और वजह? कहते हैं वजह थी माउंट आबू के शासक जयप्र सिंह की बेटी इनी। उनको लेकर कुछ विवाद हुआ था।
इस युद्ध में भी पृथ्वीराज जीते, हालांकि बाद में दोनों के बीच संधि हो गई थी। तो पृथ्वीराज लगातार जीत रहे थे। जी, लेकिन अब वो टकराव होने वाला था जिसने भारत के इतिहास की दिशा ही बदल दी। तराइन? हाँ, तराइन। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में। ये जगह करनाल, हरियाणा के पास है। एक तरफ पृथ्वीराज चौहान तृतीय, दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज के साथ कौन कौन थे? उनके सेनापति खांडेराव थे और दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज। युद्ध से पहले कुछ बातचीत हुई थी। कहते हैं गौरी ने पहले अपने दूत भेजे थे संधि वगैरह के लिए, पर पृथ्वीराज ने उन्हें सीधा जवाब दिया, मुलाकात युद्ध के मैदान में ही होगी। और मैदान में क्या हुआ? गोविंदराज ने गौरी को बुरी तरह घायल कर दिया। गौरी की सेना हार गई और वो खुद जान बचाकर गजनी भाग गया। पृथ्वीराज की शानदार जीत हुई। उनके घोड़े का नाम भी बड़ा दिलचस्प था, नाट्यरंभा। नाट्यरंभा, वाह। तो पहली बाजी पृथ्वीराज के नाम रही। जी, लेकिन गौरी चुप बैठने वालों में से नहीं था। वो 1 साल बाद 1192 में पूरी तैयारी के साथ वापस लौटा। और इस बार शायद वो अकेला नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये था तराइन का दूसरा युद्ध, और इस बार गौरी का साथ दे रहा था कन्नौज का शासक जयचंद गढ़वाल। जयचंद? उसने गौरी का साथ क्यों दिया? पृथ्वीराज से क्या दुश्मनी थी? दुश्मनी की वजह थी जयचंद की बेटी संयोगिता। पृथ्वीराज संयोगिता को उनके स्वयंवर से उठा लाए थे और उनसे गांधर्व विवाह कर लिया था। जयचंद इसे अपना अपमान मानता था और बदला लेना चाहता था। ओह अच्छा, तो ये पारिवारिक रंजिश भी थी। जी। और इस बार गौरी ने सीधी लड़ाई के बजाय चालाकी से काम लिया। कैसे? उसने संधि करने का नाटक किया। पृथ्वीराज की सेना ये सोचकर कि अब तो सुलह हो रही है, रात में बेफिक्र होकर जश्न मनाने लगी। और गौरी ने सुबह सुबह, जब सेना सो रही थी, निहत्थी थी, तब अचानक हमला कर दिया। अरे, ये तो धोखा हुआ। बिल्कुल। नतीजा आप समझ ही सकती हैं। मोहम्मद गौरी जीत गया और पृथ्वीराज चौहान हार गए। और पृथ्वीराज का क्या हुआ? उनके अंत को लेकर तो कई अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। हाँ बिल्कुल, कई मत हैं। जैसे उनके दरबारी कवि चंद्र बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि उन्हें बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया। वहां उन्होंने शब्द भेदी बाण से गौरी को मारा और फिर आत्महत्या कर ली। हाँ, ये कहानी तो बहुत सुनी है। जी, पर ज्यादातर इतिहासकार इसे काव्यात्मक कल्पना मानते हैं, ऐतिहासिक तथ्य नहीं। एक और इतिहासकार हैं हसन निजामी। उनकी किताब है ताज उल मासिर। वो लिखते हैं कि पृथ्वीराज को सिरसा, हरियाणा के पास मारा गया था। और कोई मत? एक ग्रंथ है विधि विध्वंस, उसके अनुसार उनकी मृत्यु युद्ध भूमि में ही हो गई थी। इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव इस युद्ध को भारतीय इतिहास में एक युग परिवर्तन वाली घटना मानते हैं। उनके अनुसार यहीं से राजपूत काल का अंत शुरू हुआ और भारत में मुस्लिम सत्ता की नींव पड़ी। वाकई निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध में मेवाड़ के शासक सामंत सिंह भी शहीद हुए थे, है ना? जी हाँ, मेवाड़ के सामंत सिंह भी इसी युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। पृथ्वीराज की कुछ उपाधियां भी थीं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। दलपंगु, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, और राय पिथौरा, यानी युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाला। उन्हें हिंदू सम्राट भी कहा जाता था। उनका स्मारक अजमेर के तारागढ़ किले में है। ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के बाद राजस्थान के इतिहास में अगला बड़ा नाम आता है अलाउद्दीन खिलजी का। हाँ, खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी। उसने राजस्थान पर एक के बाद एक कई हमले किए। इनका क्रम याद रखना बहुत जरूरी है, अक्सर पूछा जाता है। क्या क्रम था? सबसे पहले रणथंबोर पर 1301 में, फिर चित्तौड़गढ़ 1303, उसके बाद सिवाना 1308 और आखिर में जालोर 1310-11, या कुछ किताबों में 1311-12 भी मिलता है। रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालौर। 1301, 1303, 1308, 1310-11। ठीक है, तो रणथंबोर से शुरू करते हैं। वहां कौन थे शासक? रणथंबोर के शासक थे हमीरदेव चौहान। अपनी जिद और अपनी आन बान शान के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। हाँ, वो कहावत सुनी है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ये उन्हीं के लिए है। जी हाँ, ये कहावत उन्हीं के हट यानी जिद के लिए मशहूर है। अलाउद्दीन खिलजी से पहले उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने भी कई बार रणथंबोर पर हमला किया था, पर वो जीत नहीं पाया।
हारकर उसने कहा था, ऐसे 10 किले मैं मुसलमान की दाढ़ी के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अच्छा, मतलब किला बहुत मजबूत था। बहुत ज्यादा। अबुल फजल ने तो रणथंभोर को बख्तरबंद दुर्ग कहा है, और इसकी कुंजी मतलब इसे जीतने के लिए पहले जिसे जीतना जरूरी था वो था जाइन दुर्ग। इसकी रक्षा करते हुए हमीर देव के सेनापति गुरदास सैनी मारे गए थे। और यहीं पर राजस्थान का पहला शाका हुआ 1301 में। जी, 1301 ईस्वी में रणथंभोर में हुआ राजस्थान का पहला शाका। एक बार फिर से बताएंगे शाका क्या होता है? देखिए, जब राजपूत योद्धाओं को लगता था कि अब हार निश्चित है और बचने का कोई रास्ता नहीं, तो वो दुश्मन के हाथों मरने या बंदी बनने की बजाय केसरिया बाना पहनकर किले के दरवाजे खोल देते थे और दुश्मन पर अंतिम आत्मघाती हमला करते थे। इसे कहते थे केसरिया करना। और महिलाएं? और किले के अंदर मौजूद महिलाएं दुश्मन के हाथों में पड़कर अपना सम्मान खोने से बचने के लिए एक साथ अग्निकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लेती थी। इसे जौहर कहते थे। जब केसरिया और जौहर दोनों एक साथ होते थे, उसे शाका कहा जाता था। समझ गया। तो रणथंभोर में केसरिया किसने किया? केसरिया का नेतृत्व खुद हमीर देव चौहान ने किया और जौहर का नेतृत्व उनकी रानी रंग देवी और उनकी बेटी देवल देव ने किया। उन्होंने किले में बने पद्म तालाब में कूदकर जल जौहर किया था। ये राजस्थान का पहला और एकमात्र जल जौहर माना जाता है। जल जौहर यानी आग में नहीं, पानी में? जी हाँ, पानी में कूदकर। ये अनोखी बात है रणथंभौर के जौहर की। और आक्रमणकारी तो अलाउद्दीन खिलजी ही था। कारण क्या थे हमले के? कई कारण थे। एक तो खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, मतलब वो अपना राज फैलाना चाहता था। दूसरा, हमीर देव ने खिलजी को टैक्स देने से मना कर दिया था। और तीसरा, हमीर देव ने खिलजी के कुछ बागियों को शरण दे रखी थी। मंगोल विद्रोही थे, मोहम्मद शाह और केवू। अच्छा, वो मंगोल विद्रोही वाला मामला क्या था? हाँ, कहते हैं कि ये मोहम्मद शाह का अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम चिमना के साथ कुछ चक्कर भी था। तो खिलजी उससे भी नाराज था। जब वो भागकर हमीर देव के पास आए तो हमीर देव ने शरणागत की रक्षा के अपने धर्म के अनुसार उन्हें सौंपने से मना कर दिया। ये भी एक बड़ा कारण बना। और यहाँ भी विश्वासघात हुआ था। दुर्भाग्य से हाँ, हमीर देव के 2 सेनापति थे, रणमल और रतिपाल। उन्होंने धोखा दिया और वो खिलजी की सेना से जा मिले। खिलजी के सेनापति कौन थे? खिलजी की तरफ से मुख्य सेनापति थे उल्लू खां और नुसरत खां। इस लड़ाई में नुसरत खां मारा गया था। युद्ध जीतने के बाद अलाउद्दीन ने उल्लू खां को रणथंभौर का प्रशासक बना दिया। युद्ध के बाद का क्या माहौल था? अमीर खुसरो, जो खिलजी के साथ थे और जिन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा, उन्होंने लिखा, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का गढ़ हो गया। कुफ्र मतलब गैर इस्लामिक राज। और एक और इतिहासकार हैं ईसामी, उन्होंने लिखा कि हमीर देव के खानदान के एक बच्चे को भी खिलजी ने जिंदा नहीं छोड़ा। बहुत ही क्रूरता हुई। वाकई दुखद अंत। रणथंभौर के बाद खिलजी का अगला निशाना? चित्तौड़गढ़ 1303 में। जी बिल्कुल, 26 अगस्त 1303, चित्तौड़ का पहला शाका। यहाँ केसरिया का नेतृत्व किया रावल रतन सिंह ने। और जौहर, जाहिर है रानी पद्मिनी ने किया होगा। हाँ, जौहर का नेतृत्व रानी पद्मिनी ने किया। कहते हैं उनके साथ 1600 रानियों ने जौहर किया था। रानी पद्मिनी की कहानी तो खैर बहुत ही प्रसिद्ध है। वो सिंगल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी थीं। हीरामन नाम का तोता था जिसने रतन सिंह को उनकी सुंदरता के बारे में बताया था। ये सब तो खूब सुना है। जी, और खिलजी के आक्रमण का मुख्य कारण भी यही बताया जाता है, रानी पद्मिनी को पाने की उसकी जिद। इसके अलावा वही कारण खिलजी की साम्राज्यवादी नीति, चित्तौड़ का सामरिक और व्यापारिक महत्व। और यहाँ भी कोई धोखेबाज था। हाँ, यहाँ नाम आता है राघव चेतन का। वो रतन सिंह के दरबार में था, शायद कोई तांत्रिक या पंडित। किसी बात पर रतन सिंह ने उसे देश निकाला दे दिया था। वो बदला लेने के लिए खिलजी के पास चला गया और उसी ने खिलजी को पद्मिनी की सुंदरता के बारे में बताकर चित्तौड़ पर हमला करने के लिए उकसाया। इस युद्ध के हीरो कौन थे? इस युद्ध में रावल रतन सिंह के 2 वीर सेनापति थे जिन्होंने गजब की बहादुरी दिखाई, गोरा और बादल। गोरा रानी पद्मिनी के चाचा थे और बादल उनके चचेरे भाई। दोनों लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और अंत में खिलजी जीत गया। हाँ, खिलजी ने किला जीत लिया। उसने चित्तौड़ का शासन अपने बेटे खिज्र खान को सौंप दिया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। खिजराबाद, ये नाम याद रखना होगा। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है?
इसकी जानकारी मिलती है ढाई बा पीर की दरगाह के एक अभिलेख से। अमीर खुसरो ने इस बारे में भी कुछ लिखा है। हाँ, अमीर खुसरो तो खिलजी के साथ थे। उन्होंने अपनी किताब खजाइनुल फुतूह, जिसे तारीख अलाई भी कहते हैं, में इस घेराबंदी और युद्ध का आंखों देखा वर्णन किया है। बाद में लगभग 200 साल बाद 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में पद्मावत महाकाव्य लिखा, जिसने इस कहानी को अमर कर दिया। और एक और रचना है हेमरतन सूरी की गोरा बादल री चौपाई। ठीक है, तो रणथंबोर 1301, चित्तौड़ 1303, इसके बाद नंबर आया सिवाना का 1308 में। जी, सिवाना ये जालौर दुर्ग की कुंजी कहलाता था। मतलब जालौर जीतना है तो पहले सिवाना जीतो। यहाँ 1308 ईस्वी में शाका हुआ। यहाँ केसरिया और जौहर किसने किया? केसरिया का नेतृत्व किया शातलदेव चौहान ने, कहीं कहीं शीतल देव भी लिखा मिलता है, और जौहर किया उनकी रानी मणादेव ने। आक्रमणकारी खिलजी ही था। हाँ, आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ही था, लेकिन इस बार सेना का नेतृत्व कमालुद्दीन गुर्ग कर रहा था। और क्या यहाँ भी विश्वासघात हुआ? ये तो एक पैटर्न सा लग रहा है। दुर्भाग्य से हाँ, यहाँ भावला पवार नाम के एक सैनिक ने विश्वासघात किया। उसने क्या किया कि किले के अंदर जो पीने के पानी का मुख्य तालाब था, भांडेलाव तालाब, उसमें गोर रक्त मिला गया। अरे, फिर तो पानी पीने लायक नहीं रहा होगा। बिल्कुल, पानी अपवित्र हो गया, पीने का संकट खड़ा हो गया। मजबूरन राजपूतों को किले के दरवाजे खोलने पड़े और लड़ना पड़ा। तो यहाँ भी खिलजी जीत गया। उसने सिवाना का नाम भी बदला। हाँ, खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर खैराबाद रखा और वहां का प्रशासक कमालुद्दीन गुर्ग को ही नियुक्त कर दिया। खैराबाद, ठीक है। रणथंबोर खिजराबाद नहीं, चित्तौड़ खिजराबाद, सिवाना खैराबाद, अब बचा जालौर। जी, खिलजी का अगला और राजस्थान में शायद आखिरी बड़ा निशाना था जालौर। यहाँ शाका हुआ 1310-11 या 1311-12 ईस्वी में। ये राजस्थान का चौथा प्रमुख शाका माना जा सकता है। यहाँ शासक कौन थे? यहाँ सोनगरा चौहान शासक थे, कान्हड़ देव चौहान। केसरिया का नेतृत्व उन्होंने और उनके वीर पुत्र वीरम देव चौहान ने किया। दोनों लड़ते हुए मारे गए। जौहर का नेतृत्व किया कान्हड़ देव की रानी जैतल दे ने। खिलजी का सेनापति कौन था इस बार? इस बार सेनापति था मलिक नाइब, वही जो बाद में मलिक काफूर के नाम से जाना गया। और विश्वासघात यहाँ भी? हाँ, यहाँ भी। दया राजपूत सरदार था बीका। उसने लालच में आकर खिलजी को किले की एक कमजोर कच्ची दीवार का राज बता दिया। अच्छा, फिर खिलजी ने वहीं से हमला किया होगा। हाँ, कहते हैं उस कच्ची दीवार वाली जगह का ठीक ठीक पता लगाने के लिए रात भर में वहां राई बो दी गई। राई जल्दी उग जाती है तो सुबह तक वो जगह हरी हो गई और पहचान में आ गई। अरे वाह, इसीलिए वो कहावत बनी, राइयों रा भाव रातों रात गया। मतलब राई के भाव रातों रात बदल गए। जी बिल्कुल, इसी घटना से ये कहावत जुड़ी है। मतलब राई ने रातों रात किले का सौदा करवा दिया। जालौर पर हमले की वजह क्या थी? क्या सिर्फ साम्राज्य विस्तार? यहाँ कई वजह बताई जाती हैं। इतिहासकार फरिश्ता लिखते हैं कि कान्हड़ देव एक बार दिल्ली दरबार में गए थे। अच्छा। और वहां उन्होंने खिलजी की शक्ति को चुनौती देने वाली कोई बात कह दी थी, जिससे खिलजी नाराज हो गया था। और कोई कहानी? एक और कहानी मुणोत नैणसी ने लिखी है, जो ज्यादा प्रसिद्ध है। उनके अनुसार खिलजी की एक बेटी थी, शहजादी फिरोजा। वो कान्हड़ देव के बेटे वीरम देव से प्रेम करती थी। अच्छा। हाँ, खिलजी ने वीरम देव पर शादी के लिए दबाव डाला, पर वीरम देव ने मना कर दिया। इससे खिलजी ने गुस्से में आकर जालौर पर हमला कर दिया। और कोई कारण? एक कारण ये भी था कि जब खिलजी की सेना गुजरात लूटकर वापस दिल्ली जा रही थी, तो कान्हड़ देव ने उन्हें अपने राज्य से गुजरने का रास्ता नहीं दिया था और शायद सेना पर हमला भी किया था। तो कई वजहें थीं। अंत में किला खिलजी ने जीत लिया। उसने जालौर का नाम भी बदला। हाँ, जालौर का नाम बदलकर रखा जलालाबाद। जलालाबाद, ठीक है। रणथंबोर, चित्तौड़, खिजराबाद, सिवाना, खेराबाद, जालौर, जलालाबाद। जी, और जालौर का शासन उसने कान्हड़ देव के ही भाई मालदेव सोनगरा को सौंप दिया, जो खिलजी से मिल गया था। अच्छा, हसन निजामी ने जालौर के बारे में कुछ खास लिखा था? हाँ, हसन निजामी ने ताज उल मासीर में लिखा है कि जालौर का किला इतना मजबूत था कि कोई भी आक्रमणकारी उसके मुख्य दरवाजे से प्रवेश नहीं कर पाया। ये थे खिलजी के हमले। इसके बाद भी राजस्थान पर हमले हुए।
हाँ, एक और बड़ा हमला हुआ 1398 में भटनेर पर। भटनेर का किला हनुमानगढ़ में है। यहाँ किसने हमला किया? यहाँ हमला किया मध्य एशिया के क्रूर आक्रमणकारी तैमूर लंग ने। उस समय भटनेर के शासक भाटी राजा दूलचंद थे। तैमूर जीता और उसने भटनेर में भयानक कत्लेआम मचाया और किले को तहस-नहस कर दिया। बाप रे। चलिए अब जरा मेवाड़ की तरफ वापस चलते हैं। खिलजी के बाद कुछ और महत्वपूर्ण शासकों की बात करते हैं। एक शासक थे अलट। हाँ, मेवाड़ के गुहिल वंश के शासक थे अलट। उनका एक मजाकिया उपनाम भी है, आलसी राजा। शायद याद रखने के लिए उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम किए। जैसे कि उन्होंने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही यानी ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की शुरुआत की। ये प्रशासन के लिए बड़ा कदम था। उन्होंने आहड़ को अपनी राजधानी बनाया। उदयपुर के पास जगत गांव में प्रसिद्ध जगत अंबिका मंदिर बनवाया, जिसे मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं। और वो अंतर्राष्ट्रीय विवाह वाली बात? हाँ, उन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। इससे राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। अच्छा, फिर आए जैत्र सिंह। जी, जैत्र सिंह इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है 1227 ईस्वी का भूताला का युद्ध। भूताला का युद्ध किसके साथ? ये युद्ध दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश के साथ हुआ था और जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को इस युद्ध में हराया था। वाह, दिल्ली के सुल्तान को हराया? जी। हालांकि इल्तुतमिश की सेना ने लौटते समय मेवाड़ की तत्कालीन राजधानी नागदा को काफी नुकसान पहुंचाया, उसे लगभग नष्ट कर दिया। इसके बाद जैत्र सिंह ने चित्तौड़गढ़ को मेवाड़ की नई राजधानी बनाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। चित्तौड़ पहली बार मेवाड़ की राजधानी जैत्र सिंह के समय बना। और इस युद्ध का वर्णन कहीं मिलता है? हाँ, जयसिंह सूरी के ग्रंथ हम्मीर मदमर्दन में इस युद्ध का वर्णन मिलता है। डॉक्टर ओझा ने जैत्र सिंह के बारे में क्या कहा था? डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जैत्र सिंह की वीरता से प्रभावित होकर उन्हें रणरसिक कहा था और उनके शासनकाल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। अच्छा, जैत्र सिंह के बाद आते हैं राणा मोकल। जी, राणा मोकल। उन्होंने 1428 में रामपुरा का युद्ध लड़ा। रामपुरा भीलवाड़ा में है। इसमें उन्होंने नागौर के शासक फिरोज शाह को हराया। लेकिन उनकी मृत्यु तो युद्ध में नहीं हुई थी। नहीं, उनकी मृत्यु युद्ध में लड़ते हुए हुई, पर दुश्मनों के हाथों नहीं। 1433 में वो गुजरात के अहमद शाह के खिलाफ जलवाड़ा का युद्ध लड़ रहे थे। उसी दौरान महपा पवार नाम के एक सरदार के उकसाने पर मोकल के खुद के चाचा और मेरा नाम के 2 व्यक्तियों ने उनकी हत्या कर दी। अरे, अपनों ने ही मार डाला? जी, ये दुखद घटना हुई। और इन्हीं राणा मोकल के पुत्र थे मेवाड़ के महानतम शासकों में से एक, राणा कुंभा। बिल्कुल, महाराणा कुंभा। निर्माता, योद्धा, विद्वान, संगीतज्ञ, क्या नहीं थे वो। उनके समय की पहली बड़ी घटना है 1437 ईस्वी का सारंगपुर का युद्ध। ये मालवा में हुआ था। मध्य प्रदेश में। किसके खिलाफ? यह युद्ध मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी प्रथम के खिलाफ था। महमूद खिलजी प्रथम। इसकी वजह क्या थी? वजह वही थी, राणा मोकल के हत्यारे चाचा मेरा और महपा पवार, ये तीनों भागकर महमूद खिलजी के पास चले गए थे। कुंभा ने खिलजी से कहा कि इन हत्यारों को मुझे सौंप दो। खिलजी ने मना कर दिया। तो कुंभा ने हमला कर दिया? जी, कुंभा ने मालवा पर चढ़ाई की। सारंगपुर में युद्ध हुआ। कुंभा जीते और महमूद खिलजी को बंदी बना लिया। उसे 6 महीने तक चित्तौड़ में कैद रखा और फिर उदारता दिखाते हुए छोड़ दिया दुश्मन सुल्तान को। हाँ, ये कुंभा की महानता थी। और इसी जीत की खुशी में, इसी विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़गढ़ किले में उस अद्भुत इमारत का निर्माण शुरू करवाया जिसे हम विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। हाँ, इसे कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। हालांकि एक और जैन कीर्ति स्तंभ किले में पहले से है। विजय स्तंभ का निर्माण 1440 से 1448 के बीच हुआ। ये 9 मंजिला है, 122 फीट ऊंचा है। इसमें 157 सीढ़ियां हैं। ये भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। इसके वास्तुकार कौन थे? इसके मुख्य वास्तुकार थे मंडन के भाई जेता और उनके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा। इस पर बहुत सारी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है। और ये आज भी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। ये राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और वन विभाग का प्रतीक चिन्ह है। 1949 में आजादी के बाद इस पर डाक टिकट भी जारी हुआ था। ये राजस्थान की पहली इमारत थी जिस पर डाक टिकट जारी हुआ। वाह। अच्छा, कुंभा के समय और भी युद्ध हुए?
हाँ, कुंभा ने नागौर के उत्तराधिकार के मामले में भी दखल दिया था। वहां शम्स खान और मुजाहिद खान के बीच झगड़ा था। कुंभा ने शम्स खान का साथ दिया, पर बाद में शम्स खान मुकर गया तो कुंभा ने नागौर पर हमला कर दिया और वहां की मस्जिदें तुड़वा दी। इससे गुजरात और मालवा के सुल्तान नाराज हुए होंगे? हाँ, बिल्कुल। नागौर पर हमले और कुंभा की बढ़ती ताकत से घबराकर मालवा के महमूद खिलजी प्रथम, जिसे कुंभा पहले हरा चुके थे, और गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन शाह ने 1456 में कुंभा के खिलाफ एक संधि की। इसे चंपानेर की संधि कहते हैं। इस संधि में क्या तय हुआ? तय ये हुआ कि दोनों मिलकर कुंभा पर हमला करेंगे और मेवाड़ को जीतकर आधा आधा बांट लेंगे। लेकिन क्या वो सफल हुए? नहीं, कुंभा उनसे भी ज्यादा तेज निकले। अगले ही साल 1457 में बदनौर का युद्ध हुआ। बदनौर अब ब्यावर जिले में है। इस युद्ध में कुंभा ने गुजरात और मालवा की मिली-जुली सेना को बुरी तरह हरा दिया। अकेले ही दोनों को हरा दिया? जी हाँ, और इस शानदार जीत की खुशी में कुंभा ने बदनौर में कुशाला माता का मंदिर बनवाया। कुंभा सिर्फ योद्धा ही नहीं, निर्माता भी थे। बिल्कुल। कहा जाता है मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 अकेले कुंभा ने बनवाए थे। कुंभलगढ़ जैसा अजेय दुर्ग उन्होंने ही बनवाया। अच्छा, एक संधि का जिक्र और आता है, आंवल बावल की संधि। हाँ, आंवल बावल की संधि ये 1453 में मेवाड़ और मारवाड़ के बीच हुई थी। इसका मकसद था दोनों राज्यों के बीच की सीमाओं का निर्धारण करना, क्योंकि उनमें सीमा विवाद चल रहा था। इसमें मध्यस्थता किसने की? हाँ। हंसाबाई मारवाड़ की थीं, राव चुंडा की बेटी और राव रणमल की बहन, और उस समय के मारवाड़ शासक राव जोधा की बुआ लगती थीं। तो उन्होंने बीच बचाव किया। सीमा क्या तय हुई? संधि के अनुसार जहां तक आमले के पेड़ हैं वो इलाका मेवाड़ का, और जहां से बबूल के पेड़ शुरू होते हैं वो मारवाड़ का। मुख्य रूप से सोजित पाली को सीमा का केंद्र माना गया। और इसी संधि से रिश्ते भी सुधरे। हाँ, इसी संधि के तहत राव जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगारी देवी का विवाह कुंभा के पुत्र रायमल से कर दिया। इससे मेवाड़ मारवाड़ संबंध काफी सुधर गए। चलिए अब मारवाड़ की बात करते हैं। राव जोधा के बाद एक राजा हुए सातल देव। हाँ, उनके समय का कुशाणा का युद्ध। हाँ, 1492 में जोधपुर के राजा थे सातल देव। उस समय अजमेर का सूबेदार था मल्लू खान और उसका सेनापति था गुड़ले खान। इस गुड़ले खान ने क्या किया कि जोधपुर के पास पीपाड़ गांव से गणगौर पूज रही 140 कुंवारी कन्याओं को बंदी बना लिया। अरे! जब राजा सातल देव को पता चला तो उन्होंने हमला किया। ये युद्ध कोशाणा का युद्ध कहलाता है। सातल देव ने उन सभी लड़कियों को छुड़ाया और गुड़ले खां का सिर काट दिया। अच्छा, और फिर उस सिर का क्या किया? कहते हैं वो सिर उन लड़कियों को दे दिया गया और उन्होंने उसे पूरे शहर में घुमाया। इसी घटना की याद में मारवाड़ में चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला त्योहार मनाया जाता है और गुड़ला नृत्य किया जाता है, जिसमें महिलाएं सिर पर छेद वाले मटके में दीपक रखकर नाचती हैं। अच्छा, तो गुड़ला त्योहार का संबंध इस घटना से है। जी हाँ। अब आते हैं मेवाड़ के एक और महान योद्धा पर, जिनके शरीर पर 80 घाव थे, राणा सांगा। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें हम राणा सांगा के नाम से जानते हैं। खानवा के युद्ध से पहले उनके शरीर पर तलवारों और भालों के 80 घाव थे। एक आंख नहीं थी, एक हाथ कटा हुआ था, एक पैर लंगड़ा था, फिर भी उनका शौर्य कम नहीं हुआ। उनके युद्धों की शुरुआत दिल्ली सल्तनत से हुई। हाँ, उस समय दिल्ली का सुल्तान था इब्राहिम लोदी। 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खातौली का युद्ध हुआ। खातौली उस समय बूंदी रियासत में था, आजकल कोटा जिले में है। नतीजा क्या रहा? सांगा जीते, लोदी हार गया। लेकिन इसी युद्ध में सांगा का एक हाथ कट गया था और एक पैर में तीर लगने से वो लंगड़े हो गए थे। उनके बड़े पुत्र भोजराज, जो मीराबाई के पति थे, वो भी इसी युद्ध में घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ओह, तो ये व्यक्तिगत रूप से उनके लिए महंगा पड़ा। जी, लेकिन सांगा रुके नहीं। अगले ही साल 1518 में उन्होंने फिर इब्राहिम लोदी को बाड़ी के युद्ध में हराया। बाड़ी धौलपुर में है। इस हार के बाद इब्राहिम लोदी ने सांगा से लड़ने की हिम्मत छोड़ दी। दिल्ली के सुल्तान को 2 बार हराया। जी। फिर उन्होंने मालवा की तरफ ध्यान दिया। 1519 में गागरोन का युद्ध हुआ, झालावाड़। इस बार सामना हुआ मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय से। महमूद खिलजी द्वितीय? जी। पहले वाले को तो कुंभा ने हराया था।
थे मेदिनी राय, उनसे गागरोन का किला छीन लिया था। तो सांगा ने मेदिनी राय की मदद के लिए हमला किया। सांगा जीते, गागरोन वापस मेदिनी राय को मिला और सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को भी बंदी बना लिया और उसे भी कुंभा की तरह छोड़ दिया। हाँ, कुछ समय कैद रखकर उसे भी रिहा कर दिया। ये राजपूतों की उदारता थी। दिल्ली और मालवा दोनों को हराया, अब कौन बचा था? अब भारत में एक नई ताकत का आगमन हो रहा था, मुगल, बाबर। हाँ, बाबर। तो सांगा का सामना बाबर से भी हुआ। जी, पहले फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ। बयाना भरतपुर में है। यहाँ बाबर की सेना का नेतृत्व उसके बहनोई मेहंदी ख्वाजा कर रहे थे। सांगा ने मुगलों को बुरी तरह हराया। बाबर ने इस युद्ध में तोपों का इस्तेमाल नहीं किया था। तो पहली बाजी यहाँ भी सांगा के नाम। हाँ, लेकिन इस जीत के बाद राजपूत सेना थोड़ी अति आत्मविश्वास में आ गई और बाबर समझ गया कि सांगा को हराना आसान नहीं है। उसने पूरी तैयारी की। और फिर हुआ वो ऐतिहासिक युद्ध, खानवा का युद्ध। हाँ, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, जगह खानवा, भरतपुर की रूपवास तहसील में। एक तरफ राणा सांगा, दूसरी तरफ बाबर। ये भारत के निर्णायक युद्धों में से एक है। बाबर ने इस युद्ध के लिए क्या खास तैयारी की थी? बाबर की सेना बयाना के हार से डरी हुई थी, तो बाबर ने सैनिकों का जोश बढ़ाने के लिए इसे जिहाद यानी धर्म युद्ध घोषित कर दिया। उसने मुसलमानों पर लगने वाला तमगा कर यानी एक तरह का व्यापारिक टैक्स माफ करने की घोषणा की। खुद कभी शराब ना पीने की कसम खाई और शराब के बर्तन तुड़वा दिए। और युद्ध नीति में सबसे महत्वपूर्ण, उसने इस युद्ध में अपनी प्रसिद्ध तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया और तोपों का पहली बार राजस्थान के किसी युद्ध में खुलकर प्रयोग किया। तुलुगमा में सेना के एक हिस्से को दुश्मन के किनारों और पीछे से हमला करने के लिए भेजा जाता था। और सांगा की तरफ कौन कौन थे? उन्होंने पाती पेरवन प्रथा का इस्तेमाल किया था। जी हाँ, सांगा ने पाती पेरवन प्रथा का पालन किया। ये एक पुरानी राजपूत परंपरा थी जिसके तहत युद्ध के समय सभी राजपूत राजाओं को एक झंडे के नीचे इकट्ठा होने का न्योता भेजा जाता था। कौन कौन आए थे? बहुत से राजा और सामंत आए थे। आमेर से पृथ्वीराज कछवाहा जो युद्ध में शहीद हुए, मारवाड़ से राव गांगा के पुत्र कुंवर मालदेव, बीकानेर से राव जैसी के पुत्र कुंवर कल्याणमल, मेवात से हसन खां मेवाती जो सांगा की सेना में एकमात्र प्रमुख मुस्लिम सेनापति थे और शहीद हुए, सादरी मेवाड़ से झाला अज्जा जिन्होंने घायल सांगा का राजचिन्ह और मुकुट पहनकर युद्ध जारी रखा था, चंदेरी से मेदिनी राय और जगनेर भरतपुर से अशोक परमार जिन्हें सांगा ने बाद में ऊपरमाल बिजोलिया की जागीर दी थी। मतलब एक तरह से पूरा राजपूताना इकट्ठा हुआ था। लेकिन फिर भी हार गए। क्या यहाँ भी विश्वासघात हुआ? हाँ, दुर्भाग्य से यहाँ भी विश्वासघात हुआ। युद्ध के दौरान रायसीन मध्य प्रदेश के शासक सलहल्दी तंवर और नागौर के खानजादा ये दोनों अपनी सेनाओं के साथ बाबर से जा मिले। इससे सांगा की सेना में भगदड़ मच गई। और बाबर की तोपें? हाँ, बाबर की तोपों और तुलुगमा पद्धति का भी राजपूतों के पास कोई जवाब नहीं था। बाबर युद्ध जीत गया और उसने गाजी यानी काफिरों का नाश करने वाला की उपाधि धारण की। और सांगा का क्या हुआ? युद्ध में सांगा बुरी तरह घायल हो गए थे। उन्हें युद्ध के मैदान से बाहर ले जाया गया। कर्नल जेम्स टॉड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष, सोल्जर्स रूइन कहा है, उनके शरीर पर लगे अनगिनत घावों के कारण। बाद में जब सांगा ठीक होकर बाबर से फिर बदला लेने की तैयारी कर रहे थे तो उनके ही कुछ सामंतों ने जो युद्ध नहीं चाहते थे उन्हें 1528 में कालपी नामक स्थान पर जहर दे दिया। ओह, जहर दे दिया? जी, उनका स्मारक बसवा दौसा में बना है जहां उनका इलाज हुआ था और उनकी छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। सांगा के बाद चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। हाँ, सांगा की मृत्यु के कुछ साल बाद 8 मार्च 1535 को चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। इस समय मेवाड़ का शासन सांगा की पत्नी रानी कर्मावती अपने अल्पायु पुत्र विक्रमादित्य की संरक्षिका के रूप में देख रही थीं। हमला किसने किया था? हमलावर था गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह। और केसरिया और जौहर? क्योंकि राजकुमार विक्रमादित्य छोटे थे इसलिए केसरिया का नेतृत्व देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह ने किया था और जौहर का नेतृत्व रानी कर्मावती ने किया। कहते हैं उनके साथ 13,000 महिलाओं ने जौहर किया था। इसी समय कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। जी हाँ, ये वही मौका था जब रानी कर्मावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर बहादुर शाह के खिलाफ मदद मांगी थी। हुमायूं मदद के लिए चला भी, लेकिन कहते हैं वो समय पर नहीं पहुंच पाया
बाद में हुमायूं ने बहादुर शाह को हराया जरूर, पर तब तक चित्तौड़ में शाका हो चुका था। इसके बाद आते हैं महाराणा उदय सिंह। इनका बचपन तो बड़ा संघर्ष में बीता। हाँ, महाराणा उदय सिंह जो सांगा के पुत्र थे, उनके बचपन में बनवीर, जो महाराणा प्रताप के चाचा पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र था, उसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उदय सिंह को भी मारना चाहा। लेकिन पन्ना धाई ने बचा लिया। जी हाँ, उनकी धाई माँ पन्ना ने अपने खुद के बेटे चंदन को उदय सिंह की जगह सुला दिया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर मार डाला और पन्ना धाई रात के अंधेरे में उदय सिंह को लेकर गुप्त रूप से कुंभलगढ़ के लिए चली गई। वहीं उनका पालन पोषण हुआ। ये बलिदान अतुलनीय है। बाद में उदय सिंह ने चित्तौड़ वापस लिया। हाँ, 1540 में मावली के युद्ध में उदय सिंह ने मारवाड़ के राव मालदेव की मदद से बनवीर को हराया और चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। उनके समय का एक और युद्ध था हरमाड़ा का युद्ध। जी, 1557 में हरमाड़ा का युद्ध अजमेर के पास। ये युद्ध अजमेर के हाकिम हाजी खान पठान के साथ हुआ था। इसमें मारवाड़ के राव मालदेव ने भी हाजी खान का साथ दिया था। वजह एक रंग राय नाम की महिला को लेकर विवाद था। इस युद्ध में उदय सिंह हार गए थे। उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था। जी हाँ, ये उनका सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है। 1559 में उन्होंने पिछोला झील के पास खूबसूरत उदयपुर शहर की नींव रखी और उसे अपनी राजधानी बनाया। उनकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर कुछ हुआ था। हाँ, उदय सिंह अपनी एक रानी धीर भटियानी के प्रभाव में आकर उनके पुत्र जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर गए थे। लेकिन जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तो मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को स्वीकार नहीं किया और उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया। इसे राजमहलों की क्रांति कहा जाता है। उदय सिंह ने छापामार युद्ध पद्धति भी अपनाई थी। हाँ, वो मेवाड़ के पहले शासक माने जाते हैं जिन्होंने मुगलों के खिलाफ छापामार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग शुरू किया था, खासकर जब अकबर ने चित्तौड़ पर हमला किया था। और उन्हीं के समय चित्तौड़ का तीसरा और अंतिम शाका हुआ। जी, 1567-68 में। इस बार हमलावर था मुगल बादशाह अकबर। कारण क्या थे? मुख्य कारण थे कि उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। दूसरा, उन्होंने अकबर के कुछ दुश्मनों जैसे मालवा के अपदस्थ शासक बाज बहादुर और मेड़ता के जयमल राठौड़ को अपनी यहाँ शरण दे रखी थी। इस शाके में केसरिया किसने किया? जब अकबर ने चित्तौड़ पर घेरा डाला तो उदय सिंह अपने सरदारों की सलाह पर किले की रक्षा का भार जयमल राठौड़ मेड़ता वाले और फत्ता सिसोदिया केलवा के सामंत को सौंपकर खुद गिरवा की पहाड़ियों उदयपुर के आसपास में चले गए ताकि संघर्ष जारी रख सकें। तो केसरिया का नेतृत्व जयमल और फत्ता ने किया। और जौहर का नेतृत्व फत्ता सिसोदिया की पत्नी रानी फूल कंवर ने किया। इस युद्ध में कल्लाजी राठौड़ की वीरता का भी जिक्र आता है। हाँ, बिल्कुल। युद्ध के दौरान जब जयमल राठौड़ अकबर की बंदूक संग्राम की गोली से घायल हो गए और चल नहीं पा रहे थे, तो उनके भतीजे वीर कल्ला राठौड़ ने उन्हें अपने कंधों पर बिठा लिया और दोनों हाथों में तलवारें लेकर भयंकर युद्ध किया। ये देखकर लग रहा था जैसे देवता चार हाथों से लड़ रहा हो। इसीलिए कल्लाजी राठौड़ आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं और उन्हें चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। अकबर उनकी वीरता से बहुत प्रभावित हुआ था। हाँ, अकबर जयमल और फत्ता की बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ कि उसने इन दोनों की हाथी पर बैठी हुई पत्थर की मूर्तियां बनवाकर आगरा के किले के मुख्य द्वार पर लगवाईं। हालांकि बाद में औरंगजेब ने उन्हें तुड़वा दिया। लेकिन अकबर ने यहाँ कत्लेआम भी करवाया था। हाँ, ये अकबर के जीवन पर एक बड़ा कलंक माना जाता है। चित्तौड़ जीतने के बाद उसने किले में मौजूद लगभग 30,000 निर्दोष लोगों, जिनमें ज्यादातर किसान और आम नागरिक थे, उनका कत्लेआम करवा दिया था। अंततः अकबर युद्ध जीत गया। चित्तौड़ के पतन के बाद कुंभलगढ़ का युद्ध भी हुआ। हाँ, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने शाहबाज खान को कई बार मेवाड़ भेजा। एक बार उसने कुंभलगढ़ पर घेरा डाला। महाराणा प्रताप उस समय किले में थे, लेकिन उन्होंने किले की रक्षा का भार अपने मामा भाण सोनगरा को सौंप दिया और खुद पहाड़ियों में चले गए। शाहबाज खान ने किला जीत लिया। ये एकमात्र अवसर था जब कुंभलगढ़ का किला दुश्मन के हाथों में गया। और अब आते हैं उस युद्ध पर जिसका नाम सुनते ही महाराणा प्रताप और चेतक याद आते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। जी, विश्व प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध। तारीख को लेके थोड़ा मतभेद है। ज्यादातर इतिहासकार 18 जून 1576 मानते हैं, पर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा 21 जून 1576 मानते हैं।
ये जगह राजसमंद जिले में है। युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के मुगल सेना के बीच। मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अकबर खुद नहीं आया था, उसकी सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह प्रथम कर रहे थे। युद्ध की योजनाएं कहाँ बनी थी? प्रताप ने युद्ध की योजना कुंभलगढ़ दुर्ग में बनाई थी और अकबर और मानसिंह ने योजना बनाई थी अजमेर के मैगजीन दुर्ग, अकबर का किला में। सेना का अनुपात क्या था? कहते हैं मेवाड़ी सेना और मुगल सेना का अनुपात लगभग 1.4 का था। मतलब मुगलों की सेना 4 गुना ज्यादा थी। इस युद्ध को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हाँ, कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। अब्बुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है, क्योंकि युद्ध खमनोर की पहाड़ियों में हुआ था। और अब्दुल कादिर बदायनी, जो खुद इस युद्ध में मुगल सेना के साथ मौजूद था और जिसने इसका आंखों देखा हाल लिखा है, उसने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है। इसे हाथियों की लड़ाई की वजह से हाथियों का युद्ध भी कहते हैं। अच्छा, बदायनी प्रत्यक्षदर्शी था। प्रताप की सेना का संगठन कैसा था? प्रताप की सेना के हरावल दस्ते यानी सेना का सबसे आगे वाला भाग का नेतृत्व कर रहे थे हकीम खान सूर। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रताप की सेना के अग्रिम भाग का नेतृत्व एक मुस्लिम पठान कर रहा था। और चंद्रावल यानी पीछे वाला भाग? चंद्रावल का नेतृत्व भील सेना नायक राणा पूंजा भील कर रहे थे। प्रताप की सेना में भीलों का बड़ा योगदान था। प्रताप के प्रसिद्ध हाथी थे लूणा और राम प्रसाद, जिसे बाद में मुगलों ने पकड़ लिया और अकबर ने उसका नाम पीर प्रसाद रख दिया। और घोड़ा तो जाहिर है चेतक। मुगल सेना का हरावल और चंद्रावल? मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहे थे और चंद्रावल का नेतृत्व कर रहा था महतर खान। इसी महतर खान ने युद्ध के बीच में जब मुगल सेना हारने लगी थी तो अकबर के खुद सेना लेकर आने की झूठी अफवाह फैला दी थी, जिससे मुगल सैनिकों का हौसला बढ़ गया था। मानसिंह के साथी पर था? मानसिंह का हाथी था मर्दाना। और चेतक कैसे घायल हुआ था? कहते हैं चेतक ने मानसिंह पर हमला करते हुए अपने अगले पैर मर्दाना हाथी के मस्तक पर टिका दिए थे। महाराणा प्रताप ने भाले से वार किया, मानसिंह हौदे में छिप गया, पर हाथी के सूंड में बंधे जहरीले खंजर से चेतक का पिछला पैर कट गया था। युद्ध का नतीजा क्या रहा? इस युद्ध के नतीजे को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। ज्यादातर इसे अनिर्णित मानते हैं। मुगल न तो प्रताप को पकड़ सके, न मार सके और न ही पूरी तरह मेवाड़ पर कब्जा कर सके। प्रताप ने भी अपनी स्वतंत्रता में ही छोड़ी और संघर्ष जारी रखा। तो सामरिक दृष्टि से ये अनिर्णित रहा, पर नैतिक विजय प्रताप की मानी जाती है। हल्दी घाटी के बाद एक और युद्ध महत्वपूर्ण है, दिवेर का युद्ध। हाँ, 1582 में दिवेर का युद्ध हुआ। राजसमंद, इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहते हैं। मेवाड़ का मैराथन क्यों? ये नाम कर्नल टॉड ने दिया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने गजब की वीरता दिखाई। उन्होंने मुगल सेनापति, जो अकबर का रिश्तेदार था, शायद चाचा या बहनोई, सुल्तान खान पर भाले से ऐसा वार किया कि भाला सुल्तान खान और उसके घोड़े को चीरता हुआ जमीन में धंस गया। बाप रे, एक ही बार में? जी हाँ। इस युद्ध में प्रताप की सेना विजयी हुई। हल्दी घाटी के बाद ये प्रताप की एक बड़ी और निर्णायक जीत थी, जिससे मेवाड़ की खोई हुई प्रतिष्ठा वापस मिली और मुगलों का मनोबल टूटा। इसीलिए टॉड ने इसे मैराथन कहा, जैसे मैराथन के युद्ध ने एथेंस का गौरव लौटाया था। अच्छा, युद्धों के बीच एक मजेदार लड़ाई का जिक्र आता है, मतीरेरी राड़। हाँ, ये वाकई अनोखा युद्ध था। मतीरा मतलब तरबूज। ये लड़ाई हुई थी 1644 ईस्वी के आसपास बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और नागौर के शासक अमर सिंह राठौड़ के बीच। तरबूज के लिए लड़ाई? कैसे हुआ ये कि एक तरबूज की बेल बीकानेर राज्य की सीमा में उगी, लेकिन उसका एक फल नागौर राज्य की सीमा में जाकर लग गया। अब बीकानेर वाले कहें कि बेल हमारी है तो फल हमारा, नागौर वाले कहें कि फल हमारी जमीन पे है तो हमारा। इसी बात पर दोनों राज्यों की सेनाओं में लड़ाई हो गई। कमाल है, जीता कौन? कहते हैं इसमें बीकानेर के कर्ण सिंह की जीत हुई थी। इसकी जानकारी काशी छंगानी के ग्रंथ छत्रपति रासो से मिलती है। वाह। अच्छा, अब मुगलों के उत्तराधिकार युद्धों की बात करते हैं। जी। शाहजहां के बेटों में लड़ाई हुई थी। हाँ, शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उसके बेटों दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच तख्त के लिए लड़ाई छिड़ गई। इसमें कई युद्ध हुए। पहला प्रमुख युद्ध था धर्मत का युद्ध, 1658, उज्जैन के पास, मध्य प्रदेश। इसमें कौन जीता? इसमें औरंगजेब जीता, दारा की सेना हार गई।
इस युद्ध में मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह और आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह ने दारा शिकोह का साथ दिया था। जसवंत सिंह हारकर लौटे तो रानी ने दरवाजे बंद कर दिए थे। हाँ, ये किस्सा बहुत मशहूर है कि जब जसवंत सिंह हारकर जोधपुर लौटे तो उनके हाड़ी रानी जसवंत दे ने किले के दरवाजे बंद करवा दिए और कहलवाया कि राजपूत या तो जीत कर लौटते हैं या मरकर, हार कर नहीं। हालांकि बाद में समझाने पर उन्होंने दरवाजे खोल दिए थे। फिर देवराई का युद्ध हुआ। हाँ, 1659 में अजमेर के पास देवराई का युद्ध हुआ। ये दारा और औरंगजेब के बीच निर्णायक और अंतिम युद्ध था। इसमें कौन जीता? इसमें भी औरंगजेब ही जीता। और दिलचस्प बात यह है कि इस बार महाराजा जसवंत सिंह और मिर्जा राजा जयसिंह दोनों औरंगजेब की तरफ से लड़े थे। अच्छा, पाला बदल लिया। जी, उस समय की राजनीति ऐसी ही थी। औरंगजेब जीत गया और मुगल बादशाह बन गया। औरंगजेब के समय मुगल राजपूत संबंध बिगड़ गए थे, खासकर मारवाड़ से। हाँ, जब 1678 में महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु जमरूद अफगानिस्तान में हो गई तो औरंगजेब ने मारवाड़ राज्य को खालसा यानी सीधे मुगल नियंत्रण में घोषित करने की कोशिश की। उसने जसवंत सिंह की रानियों और उनके नवजात पुत्र अजीत सिंह को दिल्ली में कैद कर लिया। यहीं से दुर्गादास राठौड़ का संघर्ष शुरू हुआ। बिल्कुल, वीर दुर्गादास राठौड़ ने बड़ी चतुराई और बहादुरी से अजीत सिंह और रानियों को औरंगजेब की कैद से छुड़ाया। फिर उन्होंने मेवाड़ के महाराणा राज सिंह प्रथम के साथ मिलकर औरंगजेब के खिलाफ मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लगभग 30 साल तक लंबा संघर्ष किया। इसे मुगल सिसोदिया राठौड़ संघर्ष कहते हैं। दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के उद्धारक। जी हाँ, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती। औरंगजेब की मृत्यु के बाद भी उत्तराधिकार युद्ध हुआ। हाँ, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों आजम और मुअज्जम के बीच जाजू का युद्ध हुआ। इसमें कौन जीता? इसमें मुअज्जम जीता और बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह बना। इस युद्ध में आमेर के सवाई जयसिंह ने आजम का साथ दिया था, इसलिए बहादुर शाह सवाई जयसिंह से नाराज हो गया था और उसने आमेर का नाम बदलकर मोमीनाबाद रख दिया था। अब राजस्थान में मराठों का दखल बढ़ने लगा था। हाँ, औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया और मराठा शक्ति बढ़ने लगी। 1733 में मंदसौर का युद्ध हुआ। इसमें जयपुर के सवाई जयसिंह मराठा सेना नायक मल्हार राव होलकर से हार गए। इसका क्या नतीजा हुआ? ये एक निर्णायक हार थी। इसके बाद मराठों ने जयपुर रियासत से चौथ और सरदेशमुखी टैक्स वसूलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे राजस्थान के अन्य राज्यों के आंतरिक मामलों में भी उनका हस्तक्षेप बहुत बढ़ गया। जयपुर में ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुए। हाँ, सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के बीच गद्दी के लिए संघर्ष हुआ। 1747 में राजमहल का युद्ध टोक के पास हुआ, जिसमें ईश्वरी सिंह ने मराठा सरदार सिंधिया की मदद से माधो सिंह को हरा दिया। लेकिन माधो सिंह ने हार नहीं मानी। नहीं, अगले ही साल 1748 में बगरू का युद्ध हुआ। इस बार माधो सिंह को मल्हार राव होलकर का समर्थन मिला और वो जीत गए। हालांकि ईश्वरी सिंह ने होलकर और सिंधिया दोनों को भारी रकम देकर अपनी गद्दी बचा ली। पर मराठों की मांगें बढ़ती गईं। हाँ, मराठे लगातार पैसे मांगते रहे और जयपुर में लूटपाट करते रहे। इससे तंग आकर आखिर में 1750 में ईश्वरी सिंह ने जयपुर में बनी अपनी ही मीनार ईसरलाट सरगासूली से कूदकर आत्महत्या कर ली। वो राजस्थान के एकमात्र शासक हैं जिन्होंने आत्महत्या की। ओह, फिर माधो सिंह राजा बने? उन्होंने मराठों से बदला लिया? हाँ, माधो सिंह राजा बने। उन्होंने मराठों की लूटपाट का बदला लेने की सोची। 1751 में उन्होंने जयपुर शहर में एक योजनाबद्ध तरीके से लगभग 5000 मराठा सैनिकों का कत्लेआम करवा दिया। इसे काकोड़ का युद्ध भी कह देते हैं। हालांकि ये एक नरसंहार था। मराठे डरकर भाग गए। लेकिन मराठों का आतंक कम नहीं हुआ। नहीं, बाद में फिर संघर्ष हुआ। 1787 में तुंगा का युद्ध दौसा के पास हुआ। इसमें जयपुर के सवाई प्रताप सिंह, जो हवा महल के निर्माता थे, और मारवाड़ के महाराजा विजय सिंह ने मिलकर मराठा सेनापति महादजी सिंधिया को हराया। ये मराठों की एक बड़ी हार थी। कहते हैं इसी दौरान विजय सिंह ने मराठा सरदार जयप्पा सिंधिया की हत्या भी करवाई थी। पर ये जीत स्थायी नहीं रही।
नहीं, 1790 में पाटन का युद्ध हुआ। इसमें सवाई प्रताप सिंह और विजय सिंह की संयुक्त सेना, मराठा सेनापति डी बोयन, एक फ्रांसीसी सेनापति जो सिंधिया की सेवा में था, से हार गई। दोनों को मराठों से अपमानजनक संधियां करनी पड़ी। विजय सिंह को तो अजमेर का तारागढ़ दुर्ग भी मराठों को देना पड़ा। फिर मालपुरा का युद्ध? हाँ, 1800 में मालपुरा का युद्ध टोंक हुआ। इसमें सवाई प्रताप सिंह फिर मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया से हार गए। इसी बीच अंग्रेज भी आ गए? हाँ, 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेजों का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। 1803 में लसवाड़ी का युद्ध हुआ, अलवर। यह युद्ध मुख्य रूप से अंग्रेजों और मराठों सिंधिया के बीच था। अंग्रेज लॉर्ड लेक के नेतृत्व में जीते। इस युद्ध ने उत्तर भारत में मराठा शक्ति को लगभग समाप्त कर दिया और अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। कई भारतीय राजाओं ने इसमें अंग्रेजों का साथ दिया था। राजस्थान में एक और युद्ध कृष्णा कुमारी विवाद को लेकर हुआ था। हाँ, ये राजस्थान के इतिहास की एक बहुत ही दुखद घटना है। मेवाड़ की राजकुमारी थी कृष्णा कुमारी। उनकी सगाई पहले मारवाड़ जोधपुर के महाराजा भीम सिंह से हुई थी, पर भीम सिंह की मृत्यु हो गई तो महाराणा ने सगाई जयपुर के महाराजा जगत सिंह से कर दी। लेकिन भीम सिंह के भाई मान सिंह, जो अब जोधपुर के राजा थे, ने कहा कि शादी तो जोधपुर में ही होगी। तो जयपुर और जोधपुर में लड़ाई छिड़ गई। हाँ, इसी बात पर 1807 में गिंगोली का युद्ध पर्वतसर नागौर हुआ। एक तरफ जयपुर के जगत सिंह, दूसरी तरफ जोधपुर के मान सिंह। जगत सिंह ने पिंडारी सरदार अमीर खान की मदद ली और वो जीत गए। लेकिन कृष्णा कुमारी का क्या हुआ? युद्ध के बाद भी विवाद शांत नहीं हुआ। तब अमीर खान पिंडारी ने मेवाड़ के महाराणा पर दबाव डाला कि या तो कृष्णा कुमारी की शादी मान सिंह से करे या उसे मार दें, वरना वो मेवाड़ में लूटपाट करेगा। अंततः राज्य को बचाने के लिए 1810 में राजकुमारी कृष्णा कुमारी को जहर देकर मार दिया गया। बहुत ही दुखद। जी। और अब आते हैं 1857 की क्रांति पर। राजस्थान में भी इसका काफी असर रहा। हाँ बिल्कुल, खासकर मारवाड़ के आउवा ठिकाने ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई। आउवा के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत। उन्होंने अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा, जो अंग्रेजों के वफादार थे, के खिलाफ विद्रोह कर दिया। 8 सितंबर 1857 को बिथौड़ा का युद्ध पाली हुआ। इसमें क्या हुआ? इसमें ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की सेना ने जोधपुर राज्य की सेना और अंग्रेज कैप्टन हितकोट की मिली-जुली फौज को हरा दिया। जोधपुर का किलेदार ओनार सिंह पवार इस युद्ध में मारा गया। फिर चलावास का युद्ध? हाँ, ठीक 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को चेलावास का युद्ध हुआ। इसे गोरों और कालों का युद्ध भी कहते हैं। गोरों और कालों का युद्ध क्यों? क्योंकि इसमें एक तरफ आवा के ठाकुर और क्रांतिकारी सैनिक काले थे और दूसरी तरफ अंग्रेज अफसर गोरे थे। इस युद्ध में कुशाल सिंह ने राजस्थान के तत्कालीन एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैक मेसन की संयुक्त सेना को हराया। मैक मेसन का सिर काट दिया था। जी हाँ, मैक मेसन इस युद्ध में मारा गया और क्रांतिकारियों ने उसका सिर काटकर आउवा किले के दरवाजे पर लटका दिया था। ये अंग्रेजों के लिए बड़ा अपमान था। लेकिन अंत में अंग्रेज जीत गए? हाँ, अंग्रेजों ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। जनवरी 1858 में कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी गई। आउवा का युद्ध हुआ। इस बार ठाकुर कुशाल सिंह हार गए। वो किले से निकलकर सलुम्बर और कोठारिया के ठाकुरों के पास शरण लेने चले गए। उनके भाई पृथ्वी सिंह ने किले का नेतृत्व किया, पर अंत में आत्मसमर्पण करना पड़ा। अंग्रेजों ने आउवा पर कब्जा कर लिया और वहां की सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले गए। तो ये थी राजस्थान के इतिहास की कुछ प्रमुख घटनाएं, युद्ध, संधियां, शाके। जी, हमने चौहानों के उदय और गौरी से संघर्ष से लेकर खिलजी और मुगल आक्रमणों का सामना, राजपूतों की वीरता, जौहर और साके, आंतरिक संघर्ष, मराठों का दखल और फिर अंग्रेजों के आगमन तक की एक झलक देखी। युद्ध, संधियां, वीरता, बलिदान, विश्वासघात और बाहरी शक्तियों का प्रभाव, इन सब ने मिलकर इस वीर भूमि की कहानी को गढ़ा है। वाकई, हर युद्ध, हर संधि, हर शाखा अपने पीछे एक कहानी और एक सबक छोड़ गया। हमने देखा कैसे शासकों ने अपनी रियासतों की आन बान शान के लिए संघर्ष किया, कैसे गठबंधन बने और टूटे, और कैसे दिल्ली, मालवा, गुजरात या फिर मराठों और अंग्रेजों ने यहाँ के इतिहास को दिशा दी। बिल्कुल,
और आज के इस पूरे घटनाक्रम को देखने के बाद ये सोचना लाजमी है कि इतिहास के इस निरंतर संघर्ष और उथल-पुथल के चक्र ने राजस्थान की पहचान, यहाँ के लोगों के चरित्र, उनकी अदम्य जिजीविषा, उनकी आन पर मर मिटने की भावना को किस तरह गढ़ा होगा। हाँ, और ये भी कि कैसे व्यक्तिगत स्तर पर लिए गए निर्णय, चाहे वो हमीरदेव के हठ का हो, पद्मिनी के जौहर का, पन्ना के बलिदान का, प्रताप के संघर्ष का, या फिर रणमल, रतिपाल या सलहदी तंवर के विश्वासघात का, कैसे वो छोटे बड़े फैसले पूरे पूरे राज्यों की और कभी-कभी पूरे देश की किस्मत बदल देते थे। निश्चित रूप से ये विचारणीय प्रश्न है। खैर, उम्मीद है कि ये विस्तृत चर्चा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद।